कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रतिभा संपन्न होते हैं, लेकिन साथ साथ उनका व्यक्तित्व बहुआयामी भी होता है। ऐसी स्थिति में यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि उनके व्यक्तित्व के किस पहलू को उजागर किया जाए और किस पहलू को थोड़ी कम अहमियत दी जाए। लेकिन अगर कोई काम समग्र रूप से करना है तो उसे व्यक्तित्व को, कर्तृत्व को पूर्ण रूप से ही प्रस्तुत करना होगा। हालांकि ये कठिन काम है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आज के हमारे विशेष अतिथि का परिचय हम आपसे करवाएं और बातचीत के दौरान उन्होंने जो काम किए हैं, जितनी विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियां हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेने का प्रयास करें। तो आइए मिलते हैं भारतीय विमानन प्राधिकरण के उप महाप्रबंधक, लेखक, कवि, शायर, विधिवेत्ता एवं मैनेजमेंट गुरु श्री दिवाकर गोयल से। गोयल साहब, ताज़ा टीवी की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मैंने अपने परिचय में बताया, आपके परिचय में बताया कि आपका इतना बहुआयामी व्यक्तित्व है। एक विधिवेत्ता की आप प्रोफेशनली ट्रेंड हैं, आपने की क्वालिफिकेशंस हैं। दूसरे, आपने मैनेजमेंट में भी ट्रेनिंग ली है। शायरी आपका शौक है, लेखन आपकी दिलचस्पी है और कविताओं के माध्यम से आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। तो आप अपने आप को किस प्रकार डिस्क्राइब करेंगे या अपने बारे में अपना परिचय किस प्रकार देंगे? मैं सबसे ज़्यादा पसंद करूंगा अपना परिचय एक अच्छे इंसान के रूप में जी। क्योंकि ये चीज़ मैंने पाई, बम्बई में एक लंबा अरसा कैफी साहब के साथ रहा मेरा, और वो हमेशा मुझसे कहा करते थे कि आप किसी भी विधा में कार्य करें, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो कवि के रूप में हो, चाहे लेखक हो, शायर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो कोई भी विधा आप अच्छी तरह से नहीं कर सकते। समाज की विभिन्न गतिविधियों से जुड़ा रहा और अपने पेशे के अलावा सांस्कृतिक गतिविधियां, साहित्यिक गतिविधियों में बहुत लोगों से मेरा रोज़मर्रा वास्ता पड़ता है। तो उसमें मैं कोशिश करता हूं कि समाज के हर वर्ग से जुड़ सकूं और वहां कम से कम एक अच्छा इंसान साबित कर पाऊं अपने आप को। और अच्छा इंसान अपने तजुर्बों से होता है, तो वही हासिल कर रहा हूं। अभी भी सीख ही रहा हूं बहुत कुछ समाज से, लोगों से जिनसे मिलता हूं। यानी कि गोयल साहब, ये आपकी विनम्रता है कि इतना कुछ आपने लाइफ में अचीव किया, उसके बावजूद आप अभी अपने आप को एक छात्र मानते हैं और सीखने की आपकी ये जो ललक है ये अब तक बरकरार है। और जैसा कि आपने कहा कि आप ये मानते हैं कि आदमी को पहले एक बेहतरीन इंसान बनना चाहिए, बाद में वो कुछ बने या न बने। लेकिन पहले आप हमें ये बताइए कि आपका विषय एक बड़ा टेक्निकल है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, जिससे आम लोगों का वास्ता नहीं पड़ता। दूसरी ओर आप एक प्रैक्टिसिंग या कहिए कि आप एक क्वालिफाइड लॉयर हैं और अपने कार्य में जरूर आपकी इसकी जरूरत पड़ती होगी। लेकिन लेखन में आपकी दिलचस्पी किस प्रकार आई हुई? लेखन मैं कहूँगा, मैं 12 वर्ष का रहा था जब मैंने पहली कहानी लिखी जी। और लेखन मेरे लिए एक भूख की तरह था। जब मैं बचपन में भी पढ़ाई में बहुत अच्छा छात्र रहा, उस समय आप देखेंगे कि जब मैं पढ़ता था तो किताब के आखिरी पन्नों पे कुछ ना कुछ लिखने का मन करता था जी। और वो सब चीज़ें किताब के आखिरी पन्नों में एक रिलैक्सेशन की तरह थी। जब बहुत टायर्ड हो जाता था तो एक रिलैक्सेशन के रूप में वो लेखन था। एक मन में जो विचार आते थे उनकी अभिव्यक्ति किए बिना मुझे चैन नहीं पड़ता था। उस तरह कहानियाँ बनती गईं, स्कूल की मैगजीन में छपती रहीं, कहीं संपादन किया। पर हाँ, व्यवस्थित रूप से पढ़ाई में ज़्यादा रहा, तो इसलिए कभी अपने आप को ये नहीं समझा मैं लेखक हूँ। लेखन मात्र एक रुचि और एक साधन था, एक इंसिडेंटल बात थी। तो गोयल साहब, आपको कितना प्रोत्साहन मिला अपने छात्र जीवन में, अपने शिक्षकों से, अपने परिवार से और अपने संगी साथियों से कि आप लेखन में जो आपकी प्रतिभा है वो और खुलकर सामने आए? मैं सच कहूं आपसे तो मुझे प्रोत्साहन कभी भी नहीं मिला छात्र जीवन में अपने लेखन से, क्योंकि मेरे पिता हमेशा कहते थे कि वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो, इससे तुम्हारा गॉड हैज़ गिवन यू लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर उसको इस तरफ लगाओगे तो पढ़ाई में कम हो जाएगी। खेल कूदों में मेरी ज़्यादा रुचि कभी रही नहीं, सिवाय बैडमिंटन, कैरम बोर्ड और टेबल टेनिस, चेस खेलने के अलावा, यानी इंडोर गेम्स। हाँ, इंडोर गेम्स में। और मुझे कभी भी किसी ने प्रोत्साहित भी नहीं किया, छात्र जीवन में शिक्षकों ने भी जी। हाँ, ओरेटिंग करता था मैं, स्पीच वगैरह देता था, पार्टिसिपेट करता था वेरियस इंटर कॉलेजेस एक्टिविटीज़ में, वहाँ प्रोत्साहन मिलता था, लेकिन लेखन को कभी नहीं मिला। और ये एक क्लोज चैप्टर रहा मेरी उम्र में।
आज 47 साल की उम्र का हूं, तो 36 साल की उम्र तक तो ये क्लोज चैप्टर था, एक डायरी रह गई थी जी। ये एक दिन शबाना जी को मैंने एक दो सुनाई अपनी, ऐसी जो खाली बैठी थी, एक दो घंटा हमारे पास थे, तो कहने लगे अरे आप तो बड़ा अच्छा लिखते हैं, आप अब्बा को सुनाइए। तो हम शाम को जो है बेगम और मैं जो है जानकी कुटीर गए और मैंने कैफी साहब को सुनाया। तो कहने अरे आप तो शायर हैं भाई। मैंने कहा नहीं साहब शायर नहीं है, तो मेरी डायरी है, मजाक कर रही है शबाना जी। कहते नहीं इट शुड कम एज ए बुक। और वहां से शुरुआत हुई और मेरा पहला जो वो आया, जब मुझे कोई प्रकाशक भी नहीं मिल रहा था, तो कैफी साहब बोले नहीं कैसा भी हो आप जो है ये पुस्तक के रूप में आएगी, मैं लिखूंगा इसके ऊपर। तो उन्होंने फॉरवर्ड लिखी उन्होंने, सलमा आपा ने लिखी, सलमा सिद्दीकी ने, जावेद साहब ने लिखा, साबिर दत्त ने लिखा, और निदा फाजली थे, अली सजा जाफरी थे। तो वो पुस्तक थी सिसकते अरमान, नौशाद साहब ने लिखा। तो यानी कि आपकी पहली जो आइडेंटिटी लेखन में हुई वो एक शायर के रूप में हुई। तो लेखन में भी बहुत सी विधाएं हैं जिनमें आपने काम किया। आर्टिकल्स लिखता था मैनेजमेंट पे, तो चूंकि मैं लेक्चर देता था MBA स्टूडेंट्स को नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट में, और जगह भी बॉम्बे यूनिवर्सिटी के पैनल पे मैं गेस्ट फैकल्टी। टेक्निकल पुस्तकें भी आपने लिखी? हाँ, मैंने डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज पे एक रेफरेंस बुक जिसमें आपकी पत्नी आपकी सहयोगी, वो लॉयर हैं, तो कोर्ट रूलिंग्स वगैरह का उनका सहयोग तो बहुत जरूरी था जी। और सच मायनों में तो उसके बाद जो साहित्यिक गतिविधियां शुरू हुई उसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है जी, क्योंकि उन्होंने बच्चों की जिम्मेदारी पूरी अपने तौर पे ली, अपनी वकालत छोड़ दी, सीनेटी चल रही है हाई कोर्ट में बॉम्बे जी, और उन्होंने पूरा मेरा साथ दिया मैनेजमेंट बुक्स में, और तरह से भी वो प्रोत्साहन देती रही, और इस तरह ये चीज चलती। तो यानी कि आपको एक ऐसा हमसफर मिला जो साहित्यिक गतिविधियों में उनकी भी अभिरुचि रही और उनकी तरफ से आपको हर किस्म का प्रोत्साहन भी मिला, तो ऐसे में चीजें कुछ आसान हो गई, बहुत आसान हो गई, नहीं तो ये संभव नहीं था जी। अच्छा गोयल साहब, ये बताइए कि आपने अपने आप को एक शायर के रूप में पहले एस्टेब्लिश किया या आपने पुस्तकें आई, फिर आपको ऐसा क्या लगा कि आपने कहानी संग्रह की तरफ भी अपने हाथ बढ़ाए और गिरती दीवारों के बीच आपका प्रकाशन, कथा संग्रह प्रकाशित हुआ, फिर पुस्तक आपकी आई मेरे बचपन का चांद और मेरे हिस्से का सूरज, और लेखक तो आप हैं ही, माने अभी आपकी लेटेस्ट जो बुक आई है स्ट्रेसफुल लिविंग विद जॉय, तो ये आपने अचानक शायरी और कविता से मुड़कर ये तनावपूर्ण जिंदगी के बारे में कैसे सोच लिया? ये सोच मेरी बहुत पुरानी थी, 5-10 साल पुरानी, जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता था, लोगों से इंटरेक्ट करता था, और मेरा इंटरेक्शन जो है समाज के विभिन्न वर्गों से रहा जी। वहाँ चाहे एक रिक्शा पुलर हो, चाहे वो एक टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे एक पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे मिनिस्टर हो, या कोई पुलिस का बड़ा अफसर मेरे बचपन के दोस्त हों, तो मैंने कहीं ना कहीं देखा कि ये जो तनाव के बारे में बात होती है वो कहीं ना कहीं प्रोफेशन से रिलेट करती है। जब एक टीचर से मिलता हूं तो उसके कुछ और विचार मिलते हैं, जर्नलिस्ट से मिलता हूं कुछ और तरह का तनाव मिलता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये स्ट्रेस में बहुत बड़ा हाथ उसके प्रोफेशन का भी है, जो आज हर आदमी का देखा जाए तो तनाव की जिंदगी गुजार रहा है, चाहे वो समाज के किसी भी तबके को बिलोंग करता हो। मैंने टाइटल भी इसीलिए लिविंग ए स्ट्रेसफुल लाइफ विद जॉय जी। गोयल साहब, आपसे अपनी चर्चा को और खास तौर से इस पुस्तक के मुद्दे को हम और आगे बढ़ाएंगे। अभी समय हो गया है एक ब्रेक का, देखते रहिए खास मुलाकात। खास मुलाकात में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं श्री दिवाकर गोयल से, जो एक लेखक हैं, कवि हैं, शायर हैं और भारतीय विमान प्राधिकरण के जनरल मैनेजर भी हैं। गोयल साहब, जैसे कि अभी आपसे चर्चा हो रही थी कि आपने ये पुस्तक लिखी है स्ट्रेसफुल लिविंग विद जॉय, जिसका विमोचन अभी 2-3 दिन पहले शबाना जी ने किया क्रॉसवर्ड में। तो एक बात आप बताइए, हालांकि आप ये मान के चल रहे हैं कि तनाव एक ऐसी चीज है जिसे हम लाइफ में बच नहीं सकते, चाहे वो एक रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे एक उद्योगपति हो। तो आपने इस बारे में जब कुछ सोचा तो ये क्या आपकी जो भोगा हुआ यथार्थ था या अनुभूति जन्य आपकी जो बातें थी उनको आपने इस पुस्तक में स्थान दिया? या इसका बहुत बड़ा स्थान है। इसके साथ साथ चूंकि एक किताब जब आदमी लिखता है तो पाठक को वो संपूर्ण चीज देना चाहता है जी। तो मेरी किताब में वो सारे थियोरेटिकल कंसेप्ट भी मिलेंगे जो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की किताब में मिलने चाहिए। स्ट्रेस क्या है, उसकी कैसे पहचान की जाए, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाए, जैसे कहते हैं कि गोइंग बाय द बुक, और उसमें सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है वो मेरे एक्सपीरियंसेस है, मेरा इंटरेक्शन है डिफरेंट प्रोफेशन से,
वो कैसे स्ट्रेस फील करते हैं, और मैंने कोशिश की है सोल्यूशन देने की कि वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ में जॉय कैसे ढूंढ पाएंगे। जीना तो उस स्ट्रेस के साथ है, लेकिन उस स्ट्रेस को हैप्पीनेस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, महसूस ना हो। एक बात आपकी पुस्तक में जो हमारे सुनने में आई है वो ये है कि आपने उसमें 18 जिन व्यवसायों या पेशों का वर्णन किया है जो सबसे ज़्यादा प्रोन हैं कि स्ट्रेसफुल लिविंग के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनमें आपने गृहिणी को स्थान दिया है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने गृहिणी को या हाउसवाइफ को एक प्रोफेशन के तौर पे लिया है और उसके काम को अहमियत दी है, जो उसने इतना बहुमूल्य काम वो कर रही है उसके योगदान को आपने आंका है। तो ये बात आपके दिमाग में कैसे आई कि गृहिणी को भी मैं इस पुस्तक में स्थान दूं, और क्या सोचकर आपने इसके बारे में चिंतन किया? यकीनी तौर पे एक हाउसवाइफ या गृहिणी जो है वो सबसे ज्यादा मल्टी फैसेटेड प्रोफेशन लीड करती है। ये मैंने बहुत कुछ अपनी पत्नी को देखा और अपनी जो सेक्रेटरीज रही, जो लेडीज रही बॉम्बे में या यहाँ पर भी, मैंने उनकी जिंदगी को देखा। अच्छा गोयल साहब, एक बात पूछूंगी कि जैसे आपने अपनी पत्नी का जिक्र किया, शी इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, और आपकी सेक्रेटरीज है, दे वर ऑल वर्किंग विमेन, तो उनको तो घर और बाहर दोनों फ्रंट संभालने पड़ते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसी हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो मात्र गृहिणियां हैं, जो कोई बाहर का काम नहीं करती हैं। और जैसा कि शबाना जी ने द अदर डे शी सेड कि कुछ लोग इस बात पर एक हीन भावना महसूस करते हैं कि वो सिर्फ गृहिणी हैं और वो कुछ नहीं करती हैं, जबकि गृहिणी होना भी अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। मैं ये बताता हूँ कि उस गृहिणी के प्रोफेशन देखिए आप, वो हाउसकीपिंग मैनेजर है, इंटीरियर डेकोरेटर है, फाइनेंस मैनेजर है, आप कौन सा रोल ऐसा कहती है, गवर्नर्स है, कुक है, वो चीफ शेफ कह लीजिए आप, शी नोज व्हाट आर द डिशेस, कब किसको क्या देना है, किस तरह से मैनेज करना है, बजट को कितना राशन आना चाहिए। बहुत से रोल निभा रही है। कि इतने ज्यादा प्रोफेशंस इन्वॉल्व हैं हाउसवाइफ के अंदर। एजुकेशनिस्ट है, टीचर है, बच्चे को भी पढ़ाती है जी। तो अब आप ये देखिए, मैं हाउसवाइफ को कैसे छोड़ सकता हूँ जो इतने सारे प्रोफेशंस को परफेक्शन के साथ निभा रही है, और इतना उसका जो योगदान है वो इतना प्रोडक्टिव है, बहुत प्रोडक्टिव है, और इतना क्रिएटिव काम वो कर रही है। उसकी सक्सेस आप बच्चों में देख सकते हैं, उसकी सक्सेस आप उसके पति में देख सकते हैं, उसकी सक्सेस आप जो है आपका सोशल सर्किल है उसमें देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि एक इंसान को पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए फिर कुछ और, उसी तरह एक महिला को कुछ बने या न बने, लेकिन शी शुड बी आइडियल होम मेकर नेचुरली। बिकॉज हमारे यहाँ तो देखिए नारी का एक अलग व्यक्तित्व होता है। हम आज हैं इस संसार में तो नारी की वजह से ही हैं। जन्म देती है नारी, माँ का रूप है उसके, इतने सारे रूप हैं उसके। तो वहां अगर एक अच्छी नारी है तो वही संस्कार अच्छे दे सकती है बच्चों को, जो कल के भावी कर्णधार हैं देश के। तो माँ का रोल तो बहुत बड़ा है। अच्छा गोयल साहब, आपने ये भी अभी जैसे वर्णन बताया हम लोगों को कि कैफी साहब से आपके बड़े अच्छे रिश्ते रहे और आपने एक बुजुर्ग के रूप में, एक सरपरस्त के रूप में उन्हें देखा। इसके अलावा जावेद अख्तर साहब और शबाना जी से भी आपके बड़े आत्मीय ताल्लुकात रहे। आपके बहुत से लोग ऐसे हैं समाज के विभिन्न वर्गों को जो बिलोंग करते हैं, विभिन्न प्रोफेशन से हैं, जिनसे आपके बड़े आत्मीय संबंध हैं। तो आपकी क्या दिलचस्पी जो है सांस्कृतिक मूल्यों की तरफ है, सांस्कृतिक गतिविधियों की तरफ है, कला की तरफ है, इसने आपको बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में लाया है और सबसे आपने एक घरेलू संबंध, आत्मीय दोस्ताना संबंध कायम किए हैं। तो क्या ऐसी चीज है कि जो आपको उनके निकट लाती है या उन लोगों को आपके निकट लाती है, इसको आप किस प्रकार डिफाइन करेंगे? अब मैं ये कहूंगा, बड़े आश्चर्य होगा आपको कि मेरे बचपन के दोस्तों में कुछ हाई कोर्ट की जस्टिस भी हैं, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, कुछ पुलिस कमिश्नर हैं, कुछ जॉइंट सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, जो हमने साथ बचपन जिया है 8वीं क्लास से लेकर BSc तक। उस समय बचपन में ये पता नहीं होता कौन कल क्या बनेगा जी। आज के मूल्यों में रिश्ते बनते हैं, लोग ये सोचते हैं इससे क्या मेरा मतलब निकलेगा, तो मैं इससे दोस्ती कर लूं, हमें क्या फायदा होगा, हमें क्या फायदा होगा, तब मैं इससे दोस्ती करूं। कुछ लोग तो डेजिग्नेशन से दोस्ती करते हैं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। तो मैं इन सब से अलग मैंने ये पाया, जो मेरे वो बचपन के दोस्त थे जिनके साथ बचपन गुजारा, जहां हमारी आइडेंटिटी नहीं थी जी। मैं IAS में बैठा, कई बार फाइनल तक पहुंचा, और जब नहीं बन पाया तो मैं अपने आप को IAS मेकर कहता हूं, क्योंकि उन दोस्तों को मैंने नोट्स दिए। तो कहीं वो IAS बीच में नहीं आता, कहीं वो पार्लियामेंटेरियन बीच में नहीं आता, कहीं वो जस्टिस बीच में नहीं आता, वो दोस्ती बीच में आती है, ताल्लुक बीच में, ताल्लुकात बीच में आते हैं। कैफी साहब हुए, शबाना जी हुई, दीप्ति नावल हुई, पार्वती खान हुई, कविता कृष्णमूर्ति हुई, जो अलग अलग प्रोफेशन से इतने ज्यादा अच्छे करीबी संबंध रहे। तो मैंने देखा इंसानियत जो है वो एक मूल मुद्दा थी जो मुझे जोड़ती है आज भी, और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। अच्छे यानी जो आपका कॉमन मीटिंग ग्राउंड है वो इंसानियत है। एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश की, उससे जुड़ते गए लोग,
और एक बहुत बड़ी बॉन्डिंग हो गई, मेरे डेजिग्नेशन से अलग, मेरे प्रोफेशन से अलग, और उन लोगों के प्रोफेशन से अलग। तो गोयल साहब, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंसानियत को आज भी इतना महत्व दे रहे हैं, और आपके जो भी संबंध जिससे भी हैं वो इन सब चीजों से ऊपर उठकर हैं, मेन दोस्ती के बेसिस पर हैं और इंसानियत के मुद्दे। आज मैं एयरपोर्ट पे चार्ज दे चुका हूँ जी। आज ना मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ, ना कलकत्ता एयरपोर्ट पे हूँ, लेकिन मेरी दोस्ती, मेरी रिश्ते बरकरार हैं। विशंबर नेवर जी इतने पुराने मित्र हैं, आज उनके चैनल पे आपसे बात कर रहा हूँ। तो नेवर जी भी एक बहुत बेहतरीन इंसान है, उनके दिल में ये नहीं है दिवाकर गोयल कलकत्ता एयरपोर्ट में या दिल्ली एयरपोर्ट में है, दिवाकर गोयल है, इस बात की खुशी होती है। तो दिवाकर गोयल है, और वो क्या है इसके बारे में हम और जानेंगे। अभी वक्त एक और ब्रेक का है, आप लोग देखते रहिए खास मुलाकात। वेलकम बैक। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री दिवाकर गोयल, और जैसा कि आप देख रहे हैं उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने लिए एक मुकाम कायम किया है, अपनी उपलब्धियों के झंडे गाड़े हैं, और उन सबसे बढ़कर बात जिसको वो महत्व देते हैं वो है कि वो दोस्ती और इंसानियत को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं। तो गोयल साहब, अभी बातचीत हो रही थी, अब हम आपके प्रोफेशन पे आए कि आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं और दिल्ली